नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में केवीएस टीजीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए हम कक्षा 7 की पुस्तक बसंत भाग 2 का जो है संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक वीडियो मैंने कुछ दिनों आपका कल डाला था, जिसमें हमने 1 से लेके 14 तक जो पाठ हैं उनमें से पद्य का जो कविता का भाग है उनको पूरा पूरा पढ़ा था, और जो गद्य के पाठ लगे हुए हैं आपके उनका सार संक्षेपण और साथ ही साथ परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सबको आपको एक नोट्स की फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में करवाया था। उसी के आगे के जो आपके पाठ हैं, जिसमें आज हम 15 से लेकर 16 तक के पाठों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट में क्रम अनुसार आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। आज का जो हमारा 15वां पाठ रहेगा उसका शीर्षक है नीलकंठ। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। आप सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध संस्मरण है मेरा परिवार। तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उनके आसपास और उनके साथ रहने वाले जो पशु पक्षी थे उन सभी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र या रेखा चित्रात्मक संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। उन्हीं में से ये एक नीलकंठ नाम से संस्मरण आज हम पढ़ेंगे। नीलकंठ मूलतः एक मोर का नाम है। लेखिका जब रेलवे स्टेशन पर अपने अतिथियों को छोड़ने जाती थी तो वहीं बीच में एक चिड़िया वाले बड़े मियाँ की दुकान पड़ती थी। तो उस समय इतना सख्ती नहीं थी सरकार की, लोग चोरी छुपे पशु पक्षियों का शिकार करते थे। तो अब वो जो चिड़िया वाले जो मियाँ जी थे वो इन चिड़ियाओं को खरीद लेते थे। एक बार जब वो अपने किसी अतिथि को छोड़ने जाती हैं तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले कहते हैं कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चों को ले आया है। मैंने ये 30 रुपये में खरीदे हैं, बहुत अनूने विनय के बाद, और क्योंकि आपने कहा था एक बार इसलिए मैंने खरीद लिए। तो फिर महादेवी वर्मा उनको 5 रुपये एक्स्ट्रा देकर यानी कुल मिलाकर 35 रुपये में उन दोनों मोर के बच्चों को खरीद लें। अब जो मोर है उसके 2 बच्चे होते हैं, एक मोर एक मोरनी। तो वो मोर का नाम रखती हैं नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा जाता है राधा। 2 कटोरियों में, एक में वो सत्तू की गोलियां और एक में पानी उनके लिए रख देती हैं। जब वो बहुत अच्छे से थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब वो फिर उनका जो पक्षियों वाला बाड़ा है उसमें नीलकंठ और राधा को छोड़ देती हैं। कुछ समय नीलकंठ और राधा समय अनुसार धीरे धीरे बड़े होते हैं और नीलकंठ सभी पक्षियों का स्वयं को संरक्षित घोषित कर देता है। और एक बार जब पक्षियों के जो बड़ा पिंजरा था या बाड़ा जैसा था उसमें जब एक बार सांप आकर खरगोश के बच्चे को खा लेता है तो नीलकंठ उस सांप से रक्षा करता है। किसकी? खरगोश के बच्चे की। तब लेखिका को ये समझ में आता है कि क्यों कार्तिकेय ने वाहन के रूप में मोर को ही चुना। कार्तिकेय का वाहन मोर होता है क्योंकि मयूर एक कलाप्रिय और वीर पक्षी है। वो जो बाज वगैरह है उनकी तरह मांसाहारी नहीं है। वो कैसा है? वीर पक्षी है, बहादुर पक्षी, युद्ध लड़ना जानता है, रक्षा करना जानता है, किंतु कला प्रिय है। वो उनको देख के जब भी महादेवी वर्मा आती थी पिंजरे के पास तो वो नाचने लगता था। विदेशी महिलाएं सोचती थी कि उनका स्वागत कर रहा है, और वो क्या कहती थी? परफेक्ट जेंटलमैन। किससे? नीलकंठ से। एक कजली नामक अल्सेशियन कुत्ती भी यहाँ रहती थी और चित्रा नामक मारजारी यानी मादा बिल्ली भी वहां रहती थी। किसके? महादेवी वर्मा के पास बहुत सारे पशु पक्षी से, उन्हीं में से। अब एक बार वो पुनः जाती हैं उसी स्टेशन पर, तब बड़े मियाँ चिड़ी मार जो हैं वो 7 रुपये में एक घायल मोरनी को दे देते हैं इसको महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को उसे लेके आना पड़ता है। उस मोरनी का नाम रखती है ये कुब्जा, और कुब्जा यथा नाम तथा गुण थी। वो राधा और नीलकंठ जो परस्पर प्रेम करते थे उनके बीच में आ जाती है। राधा को वो बहुत मारती थी जब भी वो नीलकंठ के आसपास होती थी। इस प्रकार नीलकंठ भी दुखी रहने लगता है। फिर नीलकंठ उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कभी पेड़ पर छुप जाता है, यानी परेशान बहुत ज्यादा रहने लगता है। राधा मोरनी को भी कुब्जा बहुत परेशान करती है। फिर धीरे धीरे नीलकंठ उदास रहने लगता है और एक दिन अकारण ही मर जाता है। कोई नहीं जान पाया कि नीलकंठ कैसे मर गया। उसके बाद कुब्जा भी एक बार अल्सेशियन कुत्ती थी कजली, उसके सामने आ गई और उसने
कुब्जा भी मर जाती है बीमारों के, हालांकि खूब सेवा टहल की जाती है पर वो मर जाती है। फाइनली राधा अकेली रह जाती है और वो समय समय पर नीलकंठ को याद करती रहती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कुत्ती का नाम क्या था, मार्जारी का क्या नाम था, कार्तिकेय का वाहन किसको माना जाता है, मोरनी का क्या नाम था, नीलकंठ कौन था, कितने रुपए में लेखिका ने खरीदा, कुब्जा कौन थी। तो ये सारे प्रश्न जो बनते हैं उनको एक छोटी सी कहानी के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया, ताकि क्योंकि अब सारे प्रश्नों को याद करना तो संभव नहीं हो पाता, बहुत सारी किताबें आपके सिलेबस में, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी के फॉर्म में अगर किसी चीज़ को पढ़ें तो वो लंबे समय तक याद रहती है। ऐसा प्रयास करके मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पूरा लेसन समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि लेसन पढ़ने की आपको बार बार आवश्यकता है। परीक्षा से पहले आपके ये 25-25, 30-30 मिनट के वीडियोज़ हैं जिनमें आपकी किताबें पूरी करवा रही हूँ, देख लीजिएगा 1-2 बार, आपका इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। 16वां पाठ भोर और बरखा में मीराबाई के पद दिए हुए थे, पुस्तक अभी मेरे पास नहीं है तो मैं ये नहीं करवा पाऊंगी आपको। 17वां पाठ देखते हैं, वीर कुंवर सिंह। कक्षा 6 में झांसी की रानी कविता में वीर कुंवर सिंह का उल्लेख था। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में ब्रिटिश शासन की नींव इन्होंने हिला दी थी, या 1857 के सशस्त्र विद्रोह ने ही अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। 8 अप्रैल 1957 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई को मेरठ से आंदोलन दिल्ली कूच किया। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया इन क्रांतिकारियों ने, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक नियुक्त किया। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन और एकता की नींव के रूप में सिद्ध हुआ। नींव पड़ी यहाँ से। आधार भूमि 1857 के आंदोलन ने तैयार की, जो बाद में बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ ना हमारा स्वतंत्रता वाला, गांधी वाला, तो उसकी नींव किसने तैयार की? 1857 के आंदोलन ने। 1857 के आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड, आरा। नाना साहब और क्रांतिकारी कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम। कुंवर सिंह सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। जगदीशपुर के जंगलों में बिसुरिया बाबा नामक सिद्ध संत से इन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। 45, अब इन्होंने ये पूछा जा सकता है कि कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली, तो ये 1827 में संभाली। 1845-46 तक काफी सक्रिय रहे और ब्रिटिश शासक से गुप्त रूप में ये लड़ते रहे। फिर सोनपुर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। मुक्ति वाहिनी के बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष किया और आरा पहुंचकर जेल की सलाखें खोल दी। 27 जुलाई को आरा जीता गया। दानपुर और आरा ये क्रांति के क्या थे? महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अब असफलता का कारण इनका क्या रहा? फिर भी इनकी क्रांति असफल रही। उसका कारण क्या रहा? देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ असहयोग करना, आधुनिक अस्त्रों की कमी, ये सब जगदीशपुर के पतन का कारण बने और 13 अगस्त को ये हार गए। जो 27 जुलाई को इन्होंने आरा और ये दानपुर जीत लिया था, लेकिन 13 अगस्त को ये जगदीशपुर को हार गए। फिर ये रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। आजमगढ़ की ओर जाने का क्या उद्देश्य था इनका? इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार। अंग्रेज और कुंवर नारायण सिंह के बीच 22 मार्च 1858 को, है ना, 1857 की क्रांति के बाद की बात है ये, 1858 को इन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। 23 अप्रैल को जगदीशपुर पहुंचे। यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। अब ये काम इन्होंने कर लिया, इन जगदीशपुर को पुनः जीत लिया। फिर इनकी सेना को गंगा पार करनी थी, तो इन्होंने बहुत चालाक थे, इन्होंने अफवाह फैला दी कि बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर ये सेना को पार कराएंगे। लेकिन वहां पर जो है अंग्रेज सेनापति डगलस पहुंच गया। ये डगलस वही है जो अकबरी लोटा नामक एक पाठ आएगा कक्षा 8 की पुस्तक में, तो उसमें डगलस जहांगीर का अंडा ले जाता है, तो ये वही डगलस है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 7 मील दूर शिवराजपुर नाम पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। अंतिम नाम में ये स्वयं थे।
अंग्रेजों ने इनको घेर लिया। पहुंच गए अंग्रेज, तब तक बाकी सैनिक तो पार कर चुके थे और बाएं हाथ की कलाई पर गोली लग गई। इन्होंने बाएं हाथ को तभी काटा क्योंकि बाकी शरीर में जहर ना फैले, इसीलिए बाएं हाथ को काट दिया, ये कहकर कि लो माता अपने पुत्र, लो गंगा मैया अपने पुत्र की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। गंगा मैया को समर्पित कर दिया। उस समय सेनापति था डगलस। 26 अप्रैल 1958 को ये वीर गति को प्राप्त हुए, अमर हो गए। इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। आरा से जगदीशपुर तक की सड़क बनाई, आरा से बलिया की सड़क बनाई। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन इनके जो है सेनापति रहे, प्रमुख रहे, खास रहे। इसी के साथ वीर कुंवर सिंह का ये जो पाठ है ये खत्म हो जाता है, उनका पूरा आपको मालूम चला। अब धनराज पिल्लई 18 नंबर का पाठ है। एक्चुअली ये पाठ कह लें साक्षात्कार है जो विनीता पांडे ने इनका लिया था। पुणे से मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का सफर आपने कैसे तय किया, ये विनीता पांडे इनसे पूछती हैं। धनराज पिल्लई 35 वर्ष के थे जब इन्होंने इंटरव्यू लिया। 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी इन्होंने पहली बार खेली। ओलंपिक के लिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 1979 में ऑल विन एशिया कप के कैंप मतलब इन्होंने उसमें भाग लिया। अब एस्ट्रो टर्फ मतलब 1988 में पहली बार इन्होंने कृत्रिम घास देखी। सेकंड हैंड अरमाडा गाड़ी खरीदी इन्होंने और फिर 2000 में फोर्ड आइकन खरीदी। और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में फ्लैट दिया और ये राष्ट्रपति से मिले, तब इन्हें लगा कि हाँ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि मैंने अर्जित की है। और ये कहते हैं कि मेरी जो जीवन की असफलताएं थी या उन्होंने मुझे इस तरीके का व्यक्ति बना दिया, जैसा ये कहते थे, बहुत आक्रामक स्वभाव के हो गए थे। अब 19वां पाठ है आश्रम का अनुमानित व्यय। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम बनवाया बापू ने, साबरमती जिसे कहते हैं। उसका संविधान स्वयं उन्होंने तैयार किया। वार्षिक व्यय 6000 रुपये होगा, ऐसा तय किया। 3 रसोई और 50,000 वर्ग फुट जगह चाहिए। तो इसी तरीके का जो है एक मसौदा सा जो इन्होंने तैयार कर लिया था। किन्होंने, गांधी जी ने एक मसौदा जैसा तैयार कर लिया था कि इस तरीके का इतनी चीज़ें हमें उसमें चाहिएंगी, ये चाहिएगा, वो चाहिएगा। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें इन्होंने इकट्ठी कर ली थी। तो इसके अलावा आपका ये, तो अब इसका मैं क्या ही आपको बनाती, कितने रुपए इसके लिए चाहिए, थोड़ा सा पढ़ने में भी ठीक नहीं लग रहा था और कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं थी जहाँ से प्रश्न पूछा जाता। फिर 20वां पार्ट आपका था विप्लव गायन। अब मेरे पास उस क्या है कि बुक जाने वाली थी, तो मैंने अपने एक फ़ोन लिया और उसमें एक फ़ोटो उसका खींच लिया, वही मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ क्योंकि बुक मेरे पास नहीं रहने वाली थी। तो और ये आपका एक पहला जो भाग है काफ़ी बड़ा हो गया था। फाइनली मुझे सुनानी थी, इसलिए भी ये कविता सुनानी थी क्योंकि यहाँ से आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ना। विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, 20 और अंतिम पाठ है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें उंगलियाँ दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय तल में अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तर से, कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती है कालकूट फण की चिंतामणि। तो इसके माध्यम से लेखक जो बदलाव हैं उनको इंगित कर रहे हैं कि अब कोई ऐसी तान सुनाओ, ये बदलाव जरूरी है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब क्या है, विप्लव गायन जनता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। तो इसी के साथ आपकी 7वीं क्लास की किताब है जो पूरी होती है। पहला वीडियो पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा, पार्ट 2 मैंने करवा दिया है। नए विद्यार्थी निरंतर चैनल से जुड़ रहे हैं तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि चैनल की प्लेलिस्ट में न केवल KVS की बल्कि आपकी जो अन्य की तैयारी है, आप राजस्थान से कोई भी पेपर दे रहे हो, पानी 1 गिलास,
कोई भी पेपर दे रहे हो आप, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, सेट का, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी पेपर दे रहे हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको नाटक, निबंध, उपन्यास, चाहे खून का टीका हो या तिब्बत यात्रा हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।